गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। कौन सी बच्चों? 4.3। लेकिन एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जानकारी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अभी तक आप लोगों ने द्विघात समीकरण सॉल्व किया। सबसे पहले गुणनखंड विधि आप लोग सीखे होंगे, एक है स्क्वायर रूट विधि सीखे होंगे, है ना? तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो विधि आती है अर्थात मूल निकालना। आप अगर गुणनखंड कर रहे थे तो गुणनखंड में क्या कर रहे थे? जो फैक्टर कर रहे थे, फैक्टर में क्या कर रहे थे? आप उसी फैक्टर में x की वैल्यू तो निकाल रहे थे, वो तो सिंपली गुणनखंड के तरीके से निकाला जा रहा था। लेकिन अब जो आप निकालेंगे वो गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे। एक विधि होती है जिसे हम श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, लेकिन अब उसे हम द्विघात समीकरण सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग बहुत कम सुनोगे श्रीधराचार्य नियम, लेकिन अधिक सुनोगे, अधिक से अधिक कौन सा नियम? कौन सा नियम सुनेंगे? द्विघात समीकरण सूत्र। उसके लिए सबसे पहले हमें विविक्तीकरण निकालना होता है ना? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मूल समीकरण है। मूल समीकरण कौन सा है? मूल समीकरण, हमारे पास एक मूल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मूल समीकरण है जहां पे a b c ये रियल नंबर्स हैं। ये क्या है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है ना? तो इसी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो अब अगर आपसे कह दिया जाए द्विघात समीकरण सूत्र है क्या, तो द्विघात समीकरण सूत्र जो है ये क्या है बच्चों? ये है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ए आप देख रहे हैं, ए क्या है भैया? एक्स स्क्वायर जो है इसका ये गुणांक है ना? एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है क्या है? ए। और b क्या है? ये x का गुणांक है। और इसमें जो d है, ये d को हम लोग कहते हैं विविक्तकर। क्या कहते हैं? जो d है इसे हम लोग कहते हैं विविक्तकर। क्या कहते हैं बच्चों? विविक्तकर। विविक्तकर क्या है? d। इसे d ही क्यों माना गया? क्योंकि इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। इसीलिए इस विविक्तकर को d से दर्शाया गया है। किसे दर्शाया गया है? d से। अब हम थोड़ा सा इसी विविक्तकर के बारे में थोड़ा सबसे पहले पढ़ लें। किसके बारे में? इस d के बारे में। अगर इस d के बारे में हम पढ़ ले रहे हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए समझाते हैं। चलिए, अब यहां पे आप देखेंगे d जो है, d बराबर होता क्या है? b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। अर्थात जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। इन सभी वैल्यूज को जब हम निकालते हैं तो ये किसका मान निकल करके आता है? d का मान निकल करके आता है। और d का मान 3 स्थितियां होती हैं। जो d के मान आते हैं उस पे 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? इंटीजर पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? इंटीजर। इंटीजर है क्या? पूर्णांक। क्या पढ़े थे? पूर्णांक पढ़े होंगे। पूर्णांक में आपको सिखाया गया था कि बीच में एक वैल्यूज होती है, वैल्यू होती है 0। उसके इस साइड जो भी वैल्यूज होती है वो धनात्मक वाली होती है, और इस साइड जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक वाली। तो 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। एक वो जो 0 के बराबर, एक वो जो 0 से ज्यादा, एक वो जो 0 से कम। तो 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? एक जो 0 से बड़ी हो, एक वो जो 0 से छोटी हो, है ना? और एक वो जो 0 के बराबर हो। अर्थात सबसे पहली बात करें, यदि यही जो d है ये अगर 0 के बराबर आ जाए, अगर 0 के बराबर आ जाए तब की स्थिति अगर इस सूत्र से देखा जाए तो क्या होगा? ये d क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0। जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? -b/2a। क्या होगी? x बराबर -b/2a ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आज प्लस माइनस अंडर रूट d है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो वैल्यू क्या है? x बराबर -b/2a
2a ही आएगा। क्या आएगा? x बराबर माइनस बी बाई 2a। अर्थात जो भी मान निकल करके आएगा किसका? x का। अर्थात जो भी मूल निकल करके आएंगे वो क्या होंगे? दोनों ही दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों ही दोनों बराबर होंगे। मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे इसमें? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। और अस्तित्व है तो है क्या है? दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ये पहली स्थिति आपको पता चल गई है ना। दूसरी स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बारे में। दूसरी स्थिति क्या निकल करके आती है? ये तो पहली स्थिति होगी कब? जब d बराबर 0। दूसरी स्थिति ये निकल करके आ रही है d का मान जो भी हो वो 0 से क्या हो? बड़ा हो। 0 से बड़ा हो। 0 से क्या हो? बड़ा हो, है ना। 0 से ये वाली स्थिति आ रही है, 0 से बड़े की स्थिति आ रही है। अर्थात जो भी वैल्यूज d के आ रहे हैं वो प्लस में आ रहे हैं, माइनस में नहीं आ रहे हैं। तो जब d के वैल्यूज प्लस में आ रहे हो तो क्या होगा? उस समय मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। लेकिन जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? अर्थात दोनों मूल क्या होंगे आपके बच्चों? दोनों मूल भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे, है ना। अर्थात जो भी वैल्यूज हमारी किसकी आएंगी? x की आएंगी। वो x की जो वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेंगी d पर भी। किस पर? d पर भी। किस पर? d। ये जो विविक्तकर है इस पर भी डिपेंड करेंगी। अर्थात एक x बराबर माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। अर्थात इस पूरे वैल्यू पर क्या होगी? x का मान जो है वो इसके पूरे मान पर डिपेंड करेगी। समझ गए हो? अब इसके बाद तीसरी स्थिति कौन सी आती है? तीसरी स्थिति वो होती है जब d का मान किसके बराबर हो? 0 से छोटा हो। बड़ा नहीं, छोटा हो। 0 से क्या हो? छोटा। अब भैया 0 बड़ा हो गया तो d ऑटोमेटिक छोटा हो गया। यहां 0 से छोटे की बात कर रहे हैं। उस स्थिति में याद रखिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में हो तो क्या हम उसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लास 10 के लेवल में नहीं बताया गया। एक आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम्मिश्र संख्या। वो अभी नहीं है। तो जो भी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर अर्थात करड़ी के अंदर, अंडर रूट तो सिर्फ वर्गमूल हुआ, हम सीधी सभी करणियों की बात करते हैं। अगर करड़ी के अंदर कहीं भी वैल्यू किसमें आ जाए? माइनस में आ जाए, अर्थात d का मान कहीं भी माइनस में आ जाए तो समझ जाइएगा वो क्या होगा? उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। कक्षा 10 तक कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे d इस 0 के बराबर और किसके बराबर हो गया? माइनस d जो है ये माइनस निगेटिव में चला गया। किसमें चला गया? निगेटिव में। और अर्थात d जो है वो 0 से छोटा हो गया। उस समय मूलों का अस्तित्व क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा बच्चों। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें x की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। x का मान निकालने का हमें कोई मतलब जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया जाए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए लेते हैं एक एग्जांपल, समझते हैं। इसको क्लीन कर सकते हैं बच्चों? आइए, तीनों स्थितियां आप समझ लियो कि नहीं? एक बार फिर से समझ लो। अगर ये जो d है 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आने का मतलब ये जो आपका d का मान है, विविक्तकर है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा? जो भी वैल्यू है ये वो क्या होगी? दोनों ही बराबर होंगी। x बराबर माइनस b बाई 2a ही आएगा। अर्थात जो दो मान निकलते हैं x के, दो ही मान तो निकलते थे गुणनखंड जब आप करते थे द्विघात समीकरण का, तो यहां भी दो वैल्यू निकलेंगे, लेकिन दोनों कैसे निकलेंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? बराबर। अब इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं, अगर d 0 से बड़ा हो जाता है, अर्थात d का मान प्लस में आता है, और अगर प्लस में आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल हमारे क्या होंगे? भिन्न होंगे। तीसरी स्थिति नजर आती है d जो है वो 0 से क्या हो जाए? छोटा। और अगर d 0 से छोटा होता है अर्थात माइनस में होते हैं, हमने आपको बताया अगर d का मान अंडर रूट के अंदर माइनस में जा रहा है, कोई भी वैल्यू अगर
अंडर रूट के अंदर या करड़ी के अंदर सीधा सीधा कह लो तो सभी आ जाएंगे उसमें। अगर करड़ी के अंदर माइनस में जाते हैं तो उसका कोई मान नहीं निकलता है, वो सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आ जाती है जो आपको कक्षा 11 में पढ़ाई जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद इस अर्थात इससे ये पता चलता है कि वहां मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक से। सबसे पहला देखिए 4.3 एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला ही सवाल है, क्या कह रहा है? सबसे पहले सवाल में कह रहा है गुणनखंड विधि। अच्छा, गुणनखंड विधि से यहां प्रयोग करने के लिए कह रहा है। गुणनखंड विधि तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ श्रीधराचार्य नियम अर्थात द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप व्यक्तकर का सूत्र लगा सकते हैं और उसको प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया गया है। अब इसी द्विघात समीकरण को आपको निकालना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? इसका विविक्तकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? विविक्तकर। विविक्तकर निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मूल समीकरण सूत्र लिख लेना चाहिए। ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये रख लेना चाहिए। इससे पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू क्या हो सकती है, c की वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो अब क्या निकालते हैं बच्चों? विविक्तकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविक्तकर। विविक्तकर d बराबर क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहां से देखा जाए तो a बराबर क्या है? कुछ नहीं है, तो यहां क्या होगा? 1 ना। a बराबर 1। b बराबर क्या होगा? b बराबर देखो यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो b बराबर माइनस 3 होगा ना। c बराबर क्या होगा? यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो c बराबर माइनस 10, है ना। c बराबर माइनस 10। अब इसके बाद यहाँ d का मान निकालेंगे। d का मान b कौन है? माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac होगा। क्या होगा बच्चों? 4ac। तो 4 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा? 1, c की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 10। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 3 का 9, 3 3 9 होगा, प्लस में होगा ना। अगर किसी का भी स्क्वायर होता है, माइनस के अगर स्क्वायर हो रहे हैं, याद रखिए अगर सम संख्या का घात है तो माइनस का, तो प्लस में बनेगा, और अगर विषम संख्या का घात आता है तो क्या होगा? माइनस में ही बनेगा, याद रखिएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 4 के 4 हम 40, टोटल कितना आ गया बच्चों? 49। क्या आ गया? 49। और यहाँ d का मान क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया ना। 49 है तो 0 से बड़ा ही तो है। d का मान 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, यानी दोनों मूल हैं। दोनों मूलों का अस्तित्व है, लेकिन दोनों मूल कैसे हैं? दोनों मूल भिन्न हैं। कैसे हैं? भिन्न हैं। आइए अब मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? मूल। तो द्विघात समीकरण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्विघात समीकरण सूत्र। द्विघात समीकरण सूत्र क्या है? द्विघात समीकरण सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्या हो जाएंगे? x बराबर, क्या कोई डाउट बच्चों? चलिए, अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसके बाद यहाँ पे x बराबर सारी वैल्यूज जो भी यहाँ है निकाले हम लोग, वो सब पुट अप कर देंगे। तो x की जगह क्या है? यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ रखेंगे माइनस, लेकिन जो भी वैल्यू होंगी वो ब्रैकेट के अंदर रखी जाएंगी। इससे हमारा जो माइनस प्लस में जो गलती होगी वो नहीं होगी। तो यहाँ x b का मान कितना है? माइनस 3, तो ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना है? 49 रख दीजिए बटा 2 गुणे a का मान कितना है? 1, राइट। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का मान कितना होता है अगर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो 7 7 49 होता है ना। तो जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 49। अगर देखा जाए तो ऐसे होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7। अगर 2 के जोड़े बन रहे हैं, बाहर 1 आ जाएगा। समझ गए हो? ये याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 7 बटा 2 कन्नम
2। अब यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन सी? एक बार धनात्मक लेते हुए और एक बार ऋणात्मक लेते हुए, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। तो सबसे पहले यहां देखिएगा x बराबर 3 प्लस माइनस x, यहां ध्यान समझिएगा। अब एक बार हम धनात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं? धनात्मक, अर्थात विकर्ण का मान क्या लेने पर? धनात्मक लेने पर। केस पहला क्या होता है? केस फर्स्ट ये बन रहा है 7 का मान क्या है? 7 का मान धनात्मक लेने पर, क्या लेने पर? धनात्मक लेने पर। जब 7 का मान धनात्मक लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 3, अगर प्लस लेंगे तो प्लस 7/2। x बराबर 7 3 10 बटा 2, कैंसिल आउट कितना आएगा? 2 पंचे 10। x का मान कितना आ गया बच्चों? 5। तो एक मूल तो ये हो गया, पहला मूल ये हो गया। दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल क्या होगा? इसको क्लीन कर सकते हैं? ओके, वीडियो पॉज कर दो। अब इसके बाद बात करते हैं केस सेकंड की। किसकी बात करते हैं? केस फर्स्ट तो हो गया आपके सामने, धनात्मक लिए 7 का मान। अब हम 7 का मान ही क्या लेंगे बच्चों? ऋणात्मक लेंगे। ये केस सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केस सेकंड। इसमें 7 का मान क्या लेने पर? 7 का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। जब 7 का मान हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो क्या होगा? x बराबर क्या है बच्चों? 3 है ना? x का मान है 3 और -7/2, 3 - 7 बटा 2। x बराबर 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन साइन किसकी लगेगी? जो वैल्यू क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो बड़ा कौन है बच्चों? 7। तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा -4 बटा 2, कैंसिल आउट। कितना आ गया? -2। x बराबर -2। आप पढ़े थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। तो 2 मूल होते हैं उसके, 2 भिन्न मूल होते हैं ना, और 2 भिन्न मूल आपके सामने हैं कि नहीं है? कौन कौन से? x बराबर 1 - 2 आ गया और एक x बराबर 5। समझ गए हो बच्चों? आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और प्लीज इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, लाइक भी करवाइएगा और आप भी लाइक करिएगा। ठीक है? धन्यवाद।